भारत की जलवायु, ठीक है। यहाँ पर दो शब्द वाली है, तो क्लाइमेट कहते हैं इसको, और एक होता है मौसम, ठीक है, मौसम, सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजन। जो जलवायु भारत की वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। ये इस टाइप की जलवायु है भारत की, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण माने क्या होता है? गर्म, और कटिबंध माने क्षेत्र, और मानसूनी मतलब चेंज होता रहता है ना। चूंकि भारत में कितनी मतलब ऋतुएं हैं, 4 ऋतुएं, तो वो अभी ऋतुओं वाला टॉपिक थोड़ा लास्ट में है, वहां जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, हो जाएगा। तो जो क्लाइमेट होती है वो चेंज नहीं होती है ना, चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। जैसा क्षेत्र होगा, जिस अक्षांश में वो आएगी, उस अक्षांश का जैसा भी मौसम रहेगा, वैसे ही क्या है वो रहने वाली है हमेशा। तो उसे क्या बोलते हैं? जलवायु। जलवायु के संबंध में हमने एक चीज देखा था कि सर जलवायु में कई सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। उस क्षेत्र का तापमान कितना है, उस क्षेत्र में वर्षा कितनी हो रही है, उस क्षेत्र का दाब कितना है ना, पर्वत, समुद्र से दूरी, ये सभी, इन सबको का ध्यान रख करके हम कोई अध्ययन करते हैं, सामूहिक रूप से कोई अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन क्या कहलाता है? वो अध्ययन कहलाता है जलवायु। ये परिभाषा थी, इसकी कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। जबकि मौसम क्या है? मौसम एक ऐसी अवस्था है जो चेंज होती रहती है, जबकि ये चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने देख लिया था। अब इसके अलावा हमने एक चीज देखा था कि सर जब कभी भी जलवायु, खास करके हमने बात की थी जब हम मानसून की बात किए थे, मानसून, ठीक है। मानसून किसे कहेंगे? तो मानसून एक्चुअल में क्या है? बादल। क्या है? बादल। बादल जो हमें दिखाई देते हैं, तो बादल एक ऐसा स्वरूप है मानसून का जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं मानसून। जिस तरह से हवाएं मतलब बनती है, तो हवाओं के संबंध में चर्चा किए थे, आप लिंक करवा रहे। देखो मैं जो बातें कर रहा हूं उन बातों को थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जलवायु शब्द लिए, जलवायु क्या है? तो हम लोगों ने एक चीज देख लिया है कि जलवायु भारत की उष्णकटिबंधीय है। ये शब्द कहां से निकल के आ रहा है? तो ग्लोब है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा है। इसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, कई सारे नामों से हम इसे जानते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। पहले क्रम देखो, क्या कर रहे हैं सर, ये शब्द कहां से मिल रहा है? और यही मैं तुम्हें कल बताया था। तो हमने देखा था कि सूर्य की किरणें जिन रेखाओं के मध्य में लंबवत चमकती है, वहां पर क्षेत्र कैसा होता है? गर्म। और गर्म क्षेत्र को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण। और क्षेत्र शब्द को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो बताओ उष्ण कटिबंध पूरी पृथ्वी पर कहां पाया जाएगा? 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये पूरा एरिया कैसा है? उष्ण कटिबंध। कैसा है? उष्ण। लेकिन इससे ऊपर वाला एरिया भी तो पाया जाएगा, और इससे ऊपर भी एक एरिया पाया जाएगा। तो ये कैसा? शीतोष्ण। कैसा है ये? शीतोष्ण कटिबंध। ये भी कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध। और ये कैसा है? शीत कटिबंध। ये भी कैसा है? शीत कटिबंध। पृथ्वी पर 3 तरह के क्षेत्र हैं, 3 तरह के। पहले समझने की कोशिश करो, जिनमें से, क्योंकि हमें भारत को आधार मान के पढ़ना है, तो इनकी चर्चा मैंने कल नहीं की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कल विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा था। ये विश्व भूगोल का विषय है, और शुरुआत जब स्टार्टिंग करते हैं मैं शुरुआत ही बताता हूँ, या फिर हम जब लोग अक्षांश देशांतर पढ़े जाते हैं तो तब भी हम उनकी चर्चा करके आपको देते हैं वहां पर। लेकिन सफिक्स में थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि आपको समझ में आए थोड़ा सा। भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब क्योंकि भारत के ऊपर क्या है? हिमालय है। तो अब देखो, जब कभी किसी देश के ऊपर एक ऊंचा पहाड़ है, तो जो हवाएं ठंडी आनी चाहिए थी, देखो ऐसी तुलना की जाती है कि यदि भारत के ऊपर हिमालय ना होता तो क्या होता? तो हमारे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में ठंड है ना, वैसी ठंड उत्तर प्रदेश में हमेशा रहती है। यहाँ कभी गर्मी आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये हिमालय है। ये क्या है? हिमालय। और हिमालय की औसतन ऊंचाई देखो कितनी है? 6100 मीटर। कितनी है? 6100। तो हवाएं जो होती है, ठंडी हवाएं, वो नीचे रहती है, और हल्की हवाएं ऊपर होती है। जानते हैं, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, कल बताए थे आपको। तो हमें देखो, हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ है, हमें, और ये जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश, या उत्तराखंड है।
जम्मू कश्मीर हमेशा क्या है, गर्मी नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर में, हमेशा क्या सर्दी रहता है। उसका रीजन क्या है, एक तो इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो ऊंचाई के कारण भी क्या है, ठंडी हमेशा बनी रहती है और ये चलता रहता है। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा से नीचे एरिया तो पूरा भारत कैसा है, उष्ण है। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। कैसा है, गर्म। लेकिन क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाएं हिमालय को पार करके नहीं आ सकती है, तो अब ये गर्म जो ये यहाँ पर जो हवाएं गर्म है, ये गर्म हवाएं क्या होगी, तो ऊपर उठेंगी, कुछ भी होगा। लेकिन जब क्या होता है कि सूर्य किरणें जब कर्क रेखा को लंबवत पड़ती है, तो इसकी तिरछी किरणें कुछ इधर भी तो जाएंगी या नहीं जाएंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपके पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च का फोकस बिंदु एक जगह होगा। जैसे आपने टॉर्च जलाया, मान लेते हैं टॉर्च है, इसका फोकस बिंदु एकदम एक दीवार पर पड़ रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये चारों तरफ और रोशनी देनी होगी, तो इस रोशनी को क्या बोलेंगे, तिरछी। क्या बोलेंगे, तिरछी। लेकिन जहां पर लंबा चमक रही वहां क्या होगा, वहां थोड़ा सा ज्यादा गर्माहट होगी। फॉर एग्जाम्पल एज अ सूर्य क्या है, एक टॉर्च है, उसका सीधे किरणें कहां पड़ रही है, तो कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती है, तो क्या इसकी तिरछी किरणें धरनी जाएंगी, तो उन तिरछी किरणें में भी तो गर्माहट होगी, तो वो भी क्या कर देती है, यहाँ पर गर्मी पैदा कर देती है, और गर्मी कर देती है। इसलिए कंप्लीट भारत की जलवायु कैसी हो जाती है, उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय हो जाती है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय नहीं होती यदि हिमालय ना होता। अगर हिमालय से ठंडी हवा इधर आ जाती तो फिर क्या जाता, तो ठंडी हवा यहाँ तक मारती, तो तिरछी जो किरणें हैं वो ज्यादा असर नहीं करती भारत में। इसलिए हमेशा भारत की जलवायु कैसी रहती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डालो को इस शब्द को कि भारत की जलवायु कैसी है, हालांकि कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में नहीं आ रहा हो। ये ऊपर हिमालय भी जस्ट पढ़ा ही है आपको, ऐसे नहीं कि हिमालय नहीं पढ़ाए आपको हिमालय, उसके बाद हम बता रहे हैं ये सारी चीजें आपको हो जाएगी। अब दूसरी बात, ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, उष्ण क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग इन दो रेखाओं के मध्य चमकती है। ठीक है, ये याद है। अब नेक्स्ट हमने देखा मौसम चेंज होता रहता है। ठीक है, अब मानसून की हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मानसून की। मानसून शब्द किस भाषा का है, अरबी भाषा का। किसका है, मानसून शब्द सर्वप्रथम किन महोदय ने प्रयोग किया है, हिप्पालस। किसने किया था, हिप्पालस महोदय के द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले। मानसून की पहली बार वर्णन या व्याख्या किसने किया, अल-मसूदी ने। हिप्पालस किसके समकालीन है, हर्षवर्धन। किसके समकालीन थे, हर्षवर्धन। ये हमने कब चर्चा कर लिए थे। मानसून क्या है, मानसून हवाओं की एक दिशा है। पहले बोलो, मानसून का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा या डायरेक्शन जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानसून। लेकिन जब हवाएं बनकर के आती हैं तो दो चीज हमें ध्यान रखना है। हवा एक तो ठंडी हो सकती है, एक हवा गर्म हो सकती है। पता है नहीं, ठंडी हवा होगी तो बताओ प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, और गर्म हवा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो गर्म हवा कैसी होती है, हल्की। कैसी होती है, हल्की। और ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है। कैसी होती है, भारी। सही ना। तो हवाओं की गति कैसी होती है, ठंडी से गर्म की गर्म से ठंडी, ठंडी से गर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या होती है, गति होती है। क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ, किनारा होगा वहां से तो हवाएं चलती हैं। तो हवाएं चलने की जो स्थिति है वो नियम में तुम कराया था, फेरेल का नियम। क्या कराए थे, फेरेल का नियम। जो फेरेल का नियम था गिलों के हिसाब से ही है ना, ये विस्पत रेखा थी। यहाँ पर हमने एस लगाया था। एस मतलब क्या था, मतलब हवाओं की जो दिशा है वही क्या है, मानसून है। केवल तो हवाओं की दिशा विस्पत रेखा से निर्धारित होती है। तो विस्पत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं विस्पत रेखा से कैसे चलती हैं, तो उत्तर पूर्व की होगी। कैसे चलती है, उत्तर पूर्व की ओर चलती है। क्या चलती है, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व था, ठीक है ये। लेकिन अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं जैसे मैं ऐसे खड़ा तो दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में चलती है, दाईं ओर। दक्षिण गोलार्ध में
बाई ओर, क्या चलती है लेफ्ट साइड, क्या चलती है लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा ये वाला। तो बताओ इनको हम क्या नाम देंगे, दक्षिण पश्चिमी, क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत यहाँ पर था, भारत, तो अगर विषुवत रेखा को आधार मानेंगे तो ये हवाओं की दिशा कैसी है उत्तर पूर्वी, लेकिन भारत को आधार मानेंगे तो दक्षिण पश्चिमी, क्या है मैं ये समझाना थोड़ा इंपोर्टेंट है। इन सभी हवाओं को क्या बोलते हैं व्यापारिक पवनें, क्या बोलते हैं व्यापारिक पवनें। तो भारत में जो मानसून बनता है वो किन पवनों से बनता है, व्यापारिक पवनों से। किससे बनता है, व्यापारिक पवनों से बनता है। और व्यापारिक पवनें जो होती है वही जो है वो कौन सी पवनें भारत में आती है, तो उत्तर पूर्वी पवनें हैं। और उत्तर पूर्वी पवनें भारत के आधार मान में देखा जाए तो क्या हो जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्या जाती है दक्षिण पश्चिम। लेकिन ध्यान रखना विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली पवनें क्या कहलाती है व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें कहाँ होती है विषुवत रेखा के पास में। तो कहीं मान लो जहां कल तुमने दिया वहां पर कहीं नोट कर लो व्यापारिक वाला भी, ये फेरल का नियम था। मानसून होता है, मानसून का मतलब क्या होता है ना पवन या हवा की दिशा, है ना, और जिसका स्वरूप क्या है, जिसका स्वरूप है बादल, यानी बादल के स्वरूप में ही क्या होता है मानसून होता है। ये आपको ध्यान रखना, कल हमने बताई थी आपको, ये हो जाएगा मानसून मतलब हवा की दिशा क्या कहलाता है मानसून कहलाता है। तो हवा की दिशा किस रूप में होती है बादल के रूप में, क्योंकि ये वाष्पीकृत होता है जल, उसके बाद बादल बनते हैं और जिस तरफ हवाएं चलती हैं उस तरफ क्या होता है उस तरफ वो बनते चले जाते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज जान चुके हैं इसमें, क्या जान चुके हैं निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। तो हवाएं कैसे चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा इसमें एक चीज देखो, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है पहाड़ है कोई भी एक पहाड़, और ये आधार रेखा है, ये क्या है ये पृथ्वी तल है, क्या हो जाएगा ये पृथ्वी तल। ठीक है, इसका ओवरऑल है बहुत ज्यादा, यहाँ से एक प्रश्न बन सकते हैं, चांस रहेगा। मान लेते हैं मानसून इस दिशा से आया, इस दिशा से, तो मानसून जब आएगा तो मानसून का मतलब है बादल, क्या मतलब है बादल। बादल कहाँ बरसेंगे हमने ये आपको कल बताई थी। तो बादल बरसने की कई सारी कंडीशन होती हैं, उनमें से एक कंडीशन ये वाली है कि जहाँ पहाड़ होते हैं वहां बादल बरस सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जिस तरफ से बादल आते हैं, जिस तरफ से बादल आते हैं तो जो जहां टकराएंगे पहाड़ के तरफ टकराएंगे उस तरफ तो क्या है वर्षा हो जाती है, क्या जाती है वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन अब यहाँ से बादल जैसे ये बादल जा रहे थे, ये बादल या टकराएंगे तो क्या हो जाएगी वर्षा हो जाएगी, क्या हो जाएगी वर्षा हो जाएगी। लेकिन अब वर्षा जहां हो जाएगी इसके पीछे तो वर्षा नहीं होगी ना। तो कभी कभी क्या होता है कुछ बादलों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, कुछ बादल ऊंचाई बहुत ज्यादा, तो ये बादल क्या करेंगे इस पहाड़ को क्रॉस करके भी चले जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत रिमझिम वर्षा का होता है, जहाँ पर मूसलाधार वर्षा एकदम बेहतरीन तरीके से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यदि कहीं पर भी होती है तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मूसलाधार वर्षा। ठीक है, तो काफी वर्षा का होगी इस तरफ हो जाएगी पहाड़ के इस तरफ, ठीक है सामने जो रहेगा। पहाड़ के पीछे थोड़े बहुत बादल जाएंगे निकल के, मतलब ये बादल गई, ये बादल, तो बताओ यहाँ बारिश होगी, बारिश होगी या नहीं होगी ये तो। और जहाँ तो मूसलाधार हो रही है, यहाँ तो क्या हो रही है मूसलाधार हो रही है बारिश, यहाँ पर तो काफी ज्यादा, यहाँ पर पानी क्या होगा काफी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा जब कोई भी पानी लेकर के जाता है तो थोड़ा बहुत छिड़क तो जाता ही है, ले जाता है, तो हल्का पूरा यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं होती है। इसलिए पहाड़ के पीछे वाला एरिया कहीं पर भी आएगा तो क्या कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश, क्या कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहेंगे जहाँ वर्षा नहीं होती है, जहाँ वर्षा नहीं होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। पहले समझो 80% वर्षा, यहाँ से कोई हवा आई बादल गया, 80% वर्षा किधर हुई इस तरफ, इसका मतलब यह कि जो भी पानी था वो यहीं पर गिर गया। तो पहाड़ के सामने जो वर्षा होगी तो वहां पर बोलते हैं कि जब वर्षा ज्यादा हो रही है तो ये वर्षा वाला क्षेत्र माना जाएगा। लेकिन पहाड़ के पीछे वर्षा होगी तो सही, लेकिन 20% वर्षा होगी, वर्षा होगी, लेकिन इसे हम कहेंगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, इस कारण क्या होता है यहाँ पर कृषि वगैरह या अन्य चीजें या वन वगैरह नहीं पाया जाता बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए क्या है इस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश।
पहाड़ के पीछे जहाँ वर्षा नहीं होती है उसे कहते हैं हम वृष्टि छाया प्रदेश। और ऐसा जो एरिया भारत में है वो कहाँ पर है? दक्कन का पठार कंप्लीट क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश का एग्जाम्पल है। क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, जब हम दक्षिण भारत पढ़ते थे तो जैसे दक्षिण भारत का क्या है, जैसे ये दक्षिण भारत है तो इस तरफ क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर्वत इस तरफ क्या है? पूर्वी घाट। तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचा है और पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत नीचा है। तो मानसून जब इधर से आता है ना, इधर से आता है तो क्या करता है, जितनी भी वर्षा होती है भारत में, तो भारत में जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, वो कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत बहुत ज्यादा हो जाती है। और अब क्योंकि इधर पहाड़ है तो इस पहाड़ की जो स्थिति है कैसी है? तो ऐसी है, कैसे? और यहाँ पर हल्का ऊंचा यहाँ पर है। अब मतलब मानसून जहाँ टकराएगा तो इस तरफ तो पहाड़ लग गया, लेकिन अब इससे ऊपर से बादल जब जा रहे होंगे, बादल जा रहे होंगे तो यहाँ पर वर्षा नहीं करते हैं। वर्षा में 20% वर्षा होती है और 20% वर्षा यदि किसी एरिया में हो रही होती है तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वृष्टि छाया प्रदेश में मेंशन है। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहेंगे? जब कोई भी पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे वाला जो मतलब क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। तो कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहेंगे? पहाड़ के पीछे वाला एरिया क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहाड़ के पीछे वाला एरिया वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। या ऐसे मान लीजिए पहाड़ का जो ढाल होता है, ढलान, वो भी क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाएगा? वृष्टि। तो पहाड़ का ये ढलान तो है ना, जैसे मान लीजिए ये ढलान बना दे रहा है ऐसे, तो ढलान वाले एरिया में बारिश नहीं होती है, सामने वाले में क्या होती है? बारिश होती है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये दो टर्म्स हो जाएगा। एक तो हमने देखा फ्रेयर का नियम, एक हमने देखा ये पहाड़ वाला। पहाड़ होंगे तो वर्षा होगी और वन होंगे तो वर्षा होगी, वन वाला समझा दे रहा है। दूसरा दिशाएं किधर से आएंगी? दिशाएं आएंगी जहां पर भी हल्की हवा होगी, और उसके बाद में हल्की हवा होगी तो क्या होगा? हल्की हवा ऊपर हो जाती है तो उस तरफ से ठंडी हवा उसमें अंदर एंट्री करती है, तो वो क्या हो जाती है? वहां पर आ जाएगा निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होगी? हवाओं की दिशा होगी। ठीक है, एक और देखो समझिएगा, वर्षा होने का एक कारण है पहाड़ का होना। जहां पर भी पहाड़ होंगे वहां बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी? वर्षा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हिमालय, तो हिमालय में वर्षा होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे नाम सुना है मौसिनराम। मौसिनराम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। लेकिन मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के बीच में एक जगह है। उससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन चेरापूंजी क्या हो गया है? अब वहां पर वर्षा जो है वो कम हो गई है ना, अपेक्षा किसके? मौसिनराम की। तो मौसम, क्योंकि देखो मानसून चेंज होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है, तो कभी है कभी नहीं है, तो चेंज लगातार क्या होता चला जाता है, ये बन जाता है। तो एक वर्षा होने का रीजन क्या है? पहाड़। ठीक है, याद रखना। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? दूसरा कारण है वन। वनों का होना भी जरूरी है। देखो जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक एरिया है, ठीक है, समतल मैदान है, और जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? वृक्ष है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? वनस्पतियां लगी हुई है, ये वो, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। अब आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे क्या है? ये नीचे कहीं ना कहीं देखा जाए वृक्षों की क्या होगी? जड़ें वगैरह होंगी, और यहाँ पर बारिश होने के चांस ज्यादा है। उसका रीजन क्या है वो समझो। ये तो जहाँ वन होंगे वहाँ हवाएं ठंडी होगी, गर्म होगी? हवाएं कैसी होगी? ठंडी। कैसी होगी? ठंडी होगी। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि हमने देखा था कि जब भी बादल बनता है तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? जल का स्रोत होना चाहिए। और जल का स्रोत क्या था? तो जल का स्रोत था समुद्र। समुद्र से जब हवाएं टकरा करके आ रही थी तो वहां से जलवाष्प होकर क्या हो रहा था? जलवाष्प होकर बादल बन रहे थे, और क्या हो रहे थे? पहाड़ से टकरा गए तो बरसात हो जाती थी। लेकिन यदि जैसे आपको पता है ये वृक्ष है, ये पेड़ है, और पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ की पत्तियां क्या करती हैं? जल वाष्पीकृत करती हैं। क्या करती हैं? जल वाष्पीकृत। और जब जल वाष्पीकृत हो रहा होगा तो मुझे आप ये बताइएगा बादल बनने होंगे। क्या बनने होंगे? बादल। क्या आप इस बात से परिचित हैं कि पेड़ की पत्तियां जल वाष्पीकृत करती हैं? करती हैं या नहीं? जो जब कभी भी क्या होता है पेड़ के पास में बहुत ज्यादा जल हो जाता है स्टोर,
वो पानी में खड़ा रहेगा, कोई फिर भी वो मरता नहीं है। उसका रीजन क्या है कि वो अपना तने के माध्यम से उनकी पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें सांद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र। और वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे क्या हो जाता है, उनसे जो होता है वो जल जो होता है एक्स्ट्रा वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे कहते हैं जलवाष्प। क्या बोल देते हैं? जलवाष्प। तो पेड़ भी जलवाष्प करते हैं, और बादल भी किससे बनते थे? बादल बनते थे जलवाष्प की क्रिया के द्वारा। जलवाष्प की क्रिया कैसे होती थी? हवाएं जब चलती थी तो निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चल रही थी, तो जहां भी समुद्र मिल जाएगा वहां पर जल क्या होता था? वाष्पीकृत। जल समुद्र से वाष्पीकृत क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत थी, इस कारण से वह जल वाष्पीकृत हो रहा था। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है, इन पेड़ों पर भी सूर्य की किरणें लंबवत है ना, और नीचे क्या बहुत ज्यादा मात्रा में जल है, तो क्या करता है, एक्स्ट्रा जो जल होता है वो पेड़ क्या कर देता है? वाष्पीकृत कर देता है। और एक बार वाष्पीकृत हो गया तो इसका मतलब यह है कि उस एरिया में बादल बन जाएंगे, और बादल बन गए हैं तो वर्षा होगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भूमि से जल आया और किसमें? पेड़ में गया, और पेड़ की पत्तियों के द्वारा क्या हो गया? जल वाष्पीकृत। बादल बनेंगे तो बरसेंगे भी कहां पर? जहां पर भी पेड़ होंगे वहां। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हवाएं यहाँ ठंडी नहीं हो पाएंगी। हवाएं ठंडी होना जरूरी है तभी वर्षा होती है। क्या गर्म हवा वर्षा होगी? नहीं। हवाएं ठंडी होगी या बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा तब क्या हो जाएगी? वर्षा होगी, और वर्षा नहीं होगी नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो दो तीन कंडीशन देखो। एक कंडीशन है पहाड़ों का होना, तब वर्षा होगी। दूसरी कंडीशन है वनों का होना, अगर वन कटते रहेंगे तो जलवाष्प नहीं होगा, जलवाष्प नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, ध्यान रखना। लेकिन पहाड़ कहीं पर भी है, वहां वन नहीं है तो वर्षा हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ जो भी पहाड़ होता है उसकी ऊंचाई बहुत होती है, और बादलों की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊंचा होता है, तो पहाड़ से टकरा जाएगा और वर्षा कर जाएगा। जैसे ऐसे मान लो तुम, जैसे ये दीवार है, ये दीवार, और इस दीवार पर तुम जैसे जैसे ये बन रही है दीवार, और तुमने देखा होगा कि पाइप लेके समर का और पानी ऐसे मार रही हो, पानी मार रही हो, तो पानी जब मारते हो दीवार पर तो पानी केवल दीवार पर गिरता है, छिड़कते इधर भी गिरता है, वही तो बारिश है। ऐसे ही क्या होता है, ये दीवार है जो पहाड़, क्या है? पहाड़, और समर का पानी क्या है? बादल, क्या है? बादल। तो बादल टकराएगा, क्या हो जाएगा? टकराएगा तो एक तो बहुत ज्यादा पानी का मिलेगा बिल्कुल पहाड़ की तलवटी में, लेकिन उससे टकरा करके दूर भी तो गिरता थोड़ा सा। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है तो इसके हिसाब से क्या कई किलोमीटर में हो जाता है, हो जाते हैं। और जहाँ पर भी पेड़ पौधे होंगे तो मैदानी भाग में पेड़ पौधे होंगे तो वहां हवाएं अपने आप ठंडी हो जाती है, जहाँ पर जो जंगल वगैरह होते हैं वो ठंडी कर देते हैं। इस आधार पर क्या है, उस मैदानी भाग में क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। मैदानी भाग में जैसे उत्तर प्रदेश का जो हमारा एटा वाला एरिया है, ये मैदानी भाग है, तो यहाँ एटा में वर्षा होती है। उसका रीजन क्या है? पहाड़ के पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे काट दो तो वर्षा होगी नहीं, ये थार का मरुस्थल बन जाएगा। फिर क्या राजस्थान में वर्षा होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहां थार का मरुस्थल क्यों बन गया? वहां पेड़ पौधे भी तो नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये यहाँ पर क्या है? वर्षा होने के कारण बन जाएंगे। दो कारण आप ध्यान रखिएगा, वन और पहाड़। क्या जाएंगे? पहाड़ के पीछे वाले एरिया क्या रहता है? वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो भारत में सबसे बड़ा वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन। पेपर में पूछा भी गया कि दक्कन का पठार क्या है? भारत में सबसे बड़ा वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? अब एक चीज समझ लो, बादल का फटना। मानसून पढ़ाता हूँ अब, बादल का फटना क्या कहलाता है? और कल कोई विद्यार्थी पूछा ओले कैसे कहते हैं? ओला, है ना, ये भी हम समझते हैं। तो देखो, जब बादल जा रहा होता है, जब बादल जा रहा होता है, देखो ओले और बादल का फटना किसे कहेंगे? बादल का फटना का मतलब देखो ये है, जैसे ये तल है, पृथ्वी तल। अब पृथ्वी तल से ऊपर क्या है? पहाड़ वगैरह है, ये पहाड़ है। अब देखो हम लोग तो यहाँ मैदानी भाग में रह रहे हैं, उत्तराखंड में बादल सबसे ज्यादा फटते हैं, और हिमाचल प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में बादल फटेगा? अरे कभी नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा? क्योंकि हम लोग तो बहुत नीचे पड़ जाते हैं। बादल देखो, जब मान लीजिए बादल का एरिया ये है, यहाँ बादल है, ये बादल है, अब ये ऊपर से पानी नीचे गिरेगा। आप फील करना, मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी तुमने बारिश हो रही हो, कभी गांव में या शहर में किसी छत का पनारा देखना, पनारा जो होता है उस पनारे से पानी नीचे गिरता है। अगर बहुत ऊंचा पनारा है तो पानी एकदम एक धार में नहीं आएगा, बिखरते हुए गिरेगा। कभी रियलाइज नहीं हो ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो बूंदों के रूप में हो जाता है। फर्स्ट तनाव मतलब वहां पर क्या है, काम करना स्टार्ट कर देता है तो बूंद क्या था, वर्षा की बूंदें गोल के होती है, फर्स्ट तनाव उसमें आ जाता है, उसके बाद ये हो जाती है। तो वही है कि जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा उतना ही क्या है वो उतना ही उसका
क्या हो जाएगा, अलग अलग वो चचर हो जाएगा। लेकिन जितना कम ऊंचाई से गिरेगा उतना ही धारक के साथ गिरेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये बादल देखो, ये पहाड़ है, ये मानो ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में यही बादल वर्षा करेगा, एक सामान्य वर्षा कहलाएगी। ठीक है, सामान्य वर्षा। लेकिन जब ये पहाड़ ऐसे जा रहा होगा और जहां पर ये इस टकराया किससे, ये इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम होगी। मतलब उत्तराखंड के मुकाबले अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई रहेगी, हल्की सी, सीधे पहाड़ों में टकरा रहा है। अब ये तो बादल के पास में लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो यहाँ तो क्या है एकदम में नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हमच गिर जाता है एक बार में। इतना बड़ा जो मतलब बादल है वो एकदम में एक साथ में पानी गिरा देगा, और एक साथ में गिरा देगा तो इसका मतलब क्या है, उसे बोलते थे बादल का फटना। बादल का फटना मतलब क्या, बादल का फटना मतलब ये है कि एक साथ में बादल का पानी एक साथ में गिर जाए, और जब एक साथ में इतना ज्यादा पानी गिरेगा तो इस एरिया में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, पहाड़ पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाता है, भयंकर रूप से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, हालांकि मूसलाधार बारिश ही होती है वो भी, लेकिन बारिश ऐसी कि पनारे से पानी गिर रहा होता है ना, इस टाइप का लगातार पानी गिरता है, और पानी अगर हमारा 10 मिनट भी गिर गया ना तो 10 मिनट तबाही कर जाएगा। जो मकान जहाँ होंगे वो कब पहुंच जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मतलब नदियों में पहुंच जाएंगे, पता नहीं पड़ पाएगा, तो वो स्थिति आ जाती है। इसे बोलते हैं बादल का फटना। समझिएगा, बादल की जितनी कम ऊंचाई होगी और बहुत ज्यादा बड़ा बादल हो जाए और बादल अपना पानी को वो क्या है उसे मतलब रोक कर नहीं रख पाए, एकदम में छोड़ दे धड़ाम से, उसे क्या बोल देते हैं बादल। अब आता ओले। ओले कैसे कहते हैं, ओला, ओले की वर्षा हुई है, ओला की वर्षा हुई। ओला, तो आप एक चीज जानते हो, तुमने पढ़ा है सब कुछ पहले से जानते हो, क्या है ये पृथ्वी तल है। ये पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। क्या है, घटता है, घटता है ना, घटता है। लेकिन कितना ऊपर जाने पर घटता है, तो लगभग 4400 मीटर, 4.5 किलोमीटर, 4400 मीटर पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 4400 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है, जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो जो बादल पानी था वो बर्फ बन गया है। क्या हो गया, बर्फ बन गया है। अब ये बताओ, बर्फ बन गया तो मान लो उत्तर प्रदेश का ये एरिया है और ये बादल क्या 4400 मीटर की ऊंचाई से अधिक है, टेम्परेचर एकदम 0 हो गया है, तो ये जो भी बादल जा रहा है ये बर्फ की सिल्ली है, और बर्फ की सिल्ली उड़ती हुई जा रही है बहुत ज्यादा। अब क्या होगा, जब इसमें बहुत वेट हो जाएगा तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, और जैसे ही नीचे गिरेगी, नीचे गिरे तो नीचे गिरते गिरते क्या हो जाएगी, ये ओले के रूप में टूट जाएगी। कैसे, आप देखना कभी प्रयास करके, जैसे बहुत बड़ी बर्फ उठाना, ऊपर से डाल के देखना, जब गिरेगी ना तो एक टुकड़ा टूट जाता है हवा से। हवा में क्या होता है, प्रेशर और बहुत सारा घर्षण होता है, उस घर्षण से क्या सिल्ली टूट टूट कर क्या हो जाएगी, गोल गोल हो जाए। कभी कभी बड़े बड़े ओले पड़ता है, बड़े बड़े, तो बड़े बड़े कहाँ पड़ेंगे, जहाँ ऊंचाई कम होगी और सिल्ली सिल्ली गिर रही होगी, इतना बड़ा बड़ा गिरता है। कभी कभी देखा हो किसी उसमें, उसका रीजन नहीं क्या, उसका रीजन भी यही है, जहां पर भी ऊंचाई कम, जैसे हमारा ये उत्तराखंड है, और जहां पर भी बर्फ की सिल्ली बन गई और यहाँ से गिरेगा तो सीधे सीधे बड़े बड़े ओले गिरेंगे, सहन नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन अपने यहाँ पर मैदानी भाग है, ऊपर से गिरेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे हो जाएंगे, तो ओले की बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन भयंकर तरबसी कौन सा आता है, जो बड़े बड़े होते हैं। तो ओला बनने का रीजन क्या है कि जो भी पृथ्वी तल होता है उससे ऊंचाई पर जाएंगे तो एक स्थिति होती है 4400 मीटर की, और 4400 मीटर के ऊपर यदि कोई भी बादल पहुंच गया बर्फ बन जाता है। ये सब क्षोभ मंडल की घटना है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल होता है उसकी घटना। लेकिन क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे तो समता मंडल है, और समता मंडल में बादल वगैरह कुछ होता है। तो कभी कभी देखा होगा तुम लोगों ने कि वायुयान जो उड़ता है ना, तो वायुयान ये देखता मौसम खराब तो नहीं, इसी मौसम खराब होता है, और जब वो नीचे उतरेगा तो नीचे देखता है कि बर्फ की सिल्ली तो नहीं, टकरा गया तो वहीं पर खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें बन जाती है। तो ओले बनने का रीजन वो यही है। वर्षा क्यों होगी बता दिए हैं, बादल कैसे बढ़ते हैं बता दिए। अब सीधे आते हैं मानसून पर। भारत का मानसून देखो, हाँ बिजली कैसे होती है ये देख लो, बिजली जो तड़पती है उसको देखो, बिजली का देखो, बिजली को समझो। जैसे ये जो बादल में तुम्हें छोटे छोटे एरिया दिखा रहा हूँ ना, ये कई किलोमीटर में होते हैं। जैसे मतलब हो सकता है 2 किलोमीटर का एक बादल जा रहा हो, 2 किलोमीटर समझते हैं, पूरा इस छोर से लेकर उस छोर तक 2 किलोमीटर हो जाएगा, इतना बड़ा बादल जा रहा। और वो क्या होगी, वो होगी बर्फ की सिल्ली। क्या हो जाएगी, बर्फ की सिल्ली होगी। ठीक है, क्या उधर, और एक और उधर से एक और बर्फ की सिल्ली आ गई।
अब ये तो एक 2 किलोमीटर की वेलोसिटी ये जा रही है और एक इसके पैरेलल जा रही है। अब हवा ये तो है नहीं कि एक साथ ही चलती रहेंगी एक समानांतर, कभी कभी हवा घुमड़ जाती है। जब वर्षा होती है तो उसमें चक्रवात भी तो आ जाते हैं कभी कभी, और चक्रवात आते तो हवा कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें सीधे चलना है किस तरफ चलना है। तो वहां पर जो स्थिति है टेम्परेचर की वो मेंटेन नहीं हो पाती है, तो ये आपस में टकरा जाती है, और जैसे टकराएगी तो क्या बिजली उत्पन्न हो जाती है। बर्फ की सिल्लियों का आपस में टकरा जाना। अब 2 किलोमीटर की एक सिल्ली और एक 6 किलोमीटर की सिल्ली टकराएगी, घुमच के टक्कर होगी, तो बताओ क्या उत्पन्न होगा। आप देखो ना, हम लोग बिजली जो है कहीं ना कहीं देखा पानी के अकॉर्डिंग तो टर्बाइन चला के हम करते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ टक्कर कराते हैं तो वो 1 सेकंड के लिए ही आती है, और जब टकराती है तो एकदम नीचे गिरती है, तो वो नीचे तो अलग स्थिति है, वहां पर बनती कैसे है उसका रीजन है वो यही है कि बादल मतलब गरज रहे हैं, गरजने का रीजन क्या है, आपस में टकरा गए, और जब टकराते तो ये तो जब पानी कहीं नदी गंगा का आता है तब कितनी आवाज करता है, और ऊपर पानी जब चल रहा होगा तो ऊपर जब आपस में टकरा जाता है तो आवाज कितनी करेगा। सोच के देखो ना ये चीजें, तो क्या हो जाएगा वो, तो वहां ऐसी स्थिति क्या हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाएगी बिजली और बादल गरजना कहलाएगा वो, ठीक है, ये बन जाएगा। समझ आएगा नहीं आएगा है क्या चीज उसमें, अरे करंट बनेगा नहीं बिजली उत्पन्न होगी तो। सुनो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, तुमने कभी ये गेम खेला है, चेयर पर बैठ जाते थे हवा पीछे से करते थे और उसका कहते थे छू के दिखाना ना तुमको, कभी खेला कि नहीं खेला, तो वहां पर करंट कैसे आ गया। जब कभी भी कोई चीज मोशन अवस्था में होती है तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव उस पर अपने आप हो जाता है, और अगर तुम उसको छोड़ोगे तो मर जाएंगे। देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक बड़ा ट्रक है, वो ट्रक के चारों तरफ क्या होता है, कुछ मतलब उड़े हुए कुछ मतलब वो टायर के वो बदल लेते हैं साइड पे, जैसे एक ट्रक है, जैसे कोई ट्रक है और ट्रक जो होता है इसके नीचे कुछ ऐसे उड़ते हुए कुछ लगता या कुछ भी चीज बदल लेता है, तो जो होता है बदल लेता है, या कुछ संकट टाइप की होती है। कभी समझो क्यों लगाते हैं, शौक नहीं है लगाना, क्या फैशन ऐसे लगा दे रहे हैं, फैशन से नहीं, क्योंकि ट्रक एक बड़ा वर्कर व्हील है, एक बड़ा वाहन है, जब ये चलता है तो इसके साथ ये क्या होता है, मोशन होता है, और मोशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, और इलेक्ट्रॉन जहां प्रभावित होंगे वहां बिजली होगी, वहां क्या हो जाएगी, वहां बिजली होगी। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रभावित हो गए तो इसमें आग लगने के चांस ज्यादा है। आग क्यों, क्योंकि इसके चारों क्या हो जाएगी, बिजली आ जाएगी। तो वो ऐसे कैसे मालूम पड़ नहीं रहा, अरे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, बिजली क्या है, इलेक्ट्रॉन का जाना ही बिजली कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। एक बार सुनो, उसे छोड़ो, वायुयान कभी देखा, वायुयान देखना कभी यूट्यूब वगैरह डाल के देखना, तो वायुयान जो उड़ रहा होता है ना, तो वायुयान जब लैंडिंग करता है तो लैंडिंग करने के बाद में एक वायर होता है वायुयान के साथ में, और वो वायर क्या होता है, उसके नीचे एक अर्थिंग होती है, अर्थिंग। तो वायुयान तो बहुत बड़ा एरिया घेरता है और इतनी तेजी से आता है, उसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन प्रभाव बहुत ज्यादा हैवी होगा। अगर मान लीजिए जैसे ही लैंड किया और उसके संपर्क में वायुयान के संपर्क कोई भी व्यक्ति मर जाएगा तुरंत, इतनी बिजली हैवी मारेगा, इलेक्ट्रॉन प्रभाव इतना ज्यादा होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके पास में एक मतलब वायर होता है जो नीचे मतलब गड़ा हुआ होता है, भाई अर्थिंग होती है, तो अर्थिंग में उसे डाल देते हैं जिससे कि वो जितना भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या है, खत्म हो जाए। ये तो सिर्फ बता रहा हूँ 1-2 मीटर या 50 मीटर तक का वायुयान हो सकता है। अब ये बादल कितना मीटर बढ़ रहा है, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर तक 2000, और 2000 मीटर एक सिल्ली लेकर के जा रहा है, तो बताओ उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कितनी तेजी से। हवाओं की गति बहुत तेजी से होती है, नहीं होती है, कम से कम मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ऐसे मिल सकता है। अब जब 2 किलोमीटर का बादल इतना मतलब दूरी तय कर रहा है तो उसके ऊपर कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वो बिजली भी चेंज हो जाता है। और जब वो टकराता है ना तो बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, ऊपर तो जा नहीं सकती है, तो क्या करती है, अर्थ लेती है, तो अर्थ कहां लेगी, जहां पर ही मिलेगा वहां मिलेगी। समझ में आ गया? ये चीजें थोड़ा सा क्या है, तुम लोग ज्यादा मतलब गहराई से पूछ रहे हो, लेकिन ध्यान रखना है कि तुम्हारे पेपर में तो ये नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी बता देना जो करना है वो। लेकिन अभी बात करते हैं पेपर की दृष्टि से, देखो समझ में कुछ चीजें जो तुम सीख पा रहे हो वो सीख लीजिए अपना। कुछ लोग कहते हैं कि लाम का था इसलिए बिजली गिर गई है ना, कुछ बोलते हैं
देखो अब तो मानसून बोल रही है, मानसून भारत में मानसून देखो, एक भारत का मैप बना ले रहे हैं। ये हमारा भारत है, ठीक है। दोनों तरफ आप देख सकते हो, ये चित्र तुम बना पाओ तो बना लीजिएगा। मानसून बस यही है, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। देखो ये अरब सागर है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब दोनों जानते। अब मैं आपको कल बताए थे कि विषुवत रेखा से हवाएं निकल के आएंगी, बताए थे नहीं बताए थे? विषुवत रेखा से व्यापारिक पवनें कहते हैं इनको। विषुवत रेखा से बनने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना। इनकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व। कैसी होती है? उत्तर पूर्व। अब ये हवाएं तो पूरे चारों तरफ से गाड़ी हुई है, लेकिन जैसे ये भारत के तट पर टकराएगी, भारत के तट पर, तो भारत आधार है, भारत को आधार माना है। तो भारत के हिसाब से किस दिशा से आ रही है? दक्षिण पश्चिम से। कहां से आ रही है? दक्षिण पश्चिम। तो भारत में आने वाला मानसून क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखो इस बात को, भारत में कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिमी। भारत में मानसून का नाम किस आधार पर होता है? दिशाओं के आधार पर। भारत में दिशाएं क्या मानसून की? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी क्यों होंगी? क्योंकि अब देखो ना, क्योंकि व्यापारी पवनों की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व में तो भारत के हिसाब से आधार क्या है? दक्षिण। भारत के किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। और किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। तो भारत में क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और ये जो है कहां से उठ रहा है? अरब सागर से। कहां से उठ रहा है? अरब सागर। समझ आएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है। इससे भारत में 80% वर्षा होती है। केवल भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? इसीलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगर ये मानसून ना हो तो भारत जो है क्या हो जाएगा? रेगिस्तान हो जाएगा। सही माना। और जैसे ये आएगा तो एक चीज बताओ, जैसे ये आएगा आपको पता है यहाँ पर पहाड़ है, ये पहाड़ में पहले पढ़ा दिया। इस पहाड़ का नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई काफी है ना, लगभग 900 मीटर औसतन ऊंचाई है ना। ये आपको हो जाता है। जब आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या केरला है, और यहाँ पर क्या ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, और यहाँ मुंबई है। नहीं आ रहा है? तो जैसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आएगा तो ये कब आता है? जून के फर्स्ट वीक में। कब आता है? जून के फर्स्ट वीक में, जून के पहले सप्ताह में आता है। फर्स्ट वीक में आएगा। अब फर्स्ट वीक मतलब 1 जून को आ सकता है, 1 जून से 7 जून के मध्य में आ जाएगा। ये रहता है। कभी कभी मानसून लेट हो जाए तो हो सकता है 15-20 दिन लेट हो जाता है, तो क्या है? लेट माना जाएगा वो, तो आएगा। तो सबसे पहले कहाँ आता है? यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में पहली बार टकराता है। पहली बार टकराता है कहां पर? मालाबार। और मालाबार किसका तट था? केरल का। अब ये पढ़ा दिए हैं आपको, भारत के इंट्रोडक्शन में बताए थे भारत के तटों के बारे में। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया है तो तुम्हारा उसमें मिस्टेक है, ध्यान रखना। तो जून के फर्स्ट वीक में आएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। इससे कितनी वर्षा होती है? 80%। पहली बार किससे टकराएगा? मालाबार तट से। और मालाबार तट कौन सा है? तो केरला का। तो केरला में सबसे ज्यादा क्या होगी? वर्षा होगी शुरुआत में। यानी भारत में सबसे पहले किस राज्य में वर्षा होती है? किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में होगी भैया? केरल में होगी। किस राज्य में? केरल में। अब कुछ स्थायित्व मिला? अरे कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी तो जो रामायण चल रही थी वो रामायण नहीं थी, वो बेस बता रहे थे आपको। अब गलती नहीं करना, पेपर जब करवाएंगे तो सही कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से। देखना तुम्हें भले ही याद नहीं होगा लेकिन तुम क्वेश्चन सही कर लो, मुझे पता है। इतना तरीका जो है ना समझाने की बात की है। अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो टकरा जाएगा, किससे टकरा जाएगा? किससे टकरा जाएगा? अब टकरा कर देखो, यहाँ तो पहाड़ है, इस पहाड़ को क्रॉस करेगा। आप कर सकता है क्रॉस, यहाँ से भी जा सकता है, ये बन जाएगा। अब ये हमारे घर भी चल रही है ना, तो तुम्हें पता है ना यहाँ पर क्या है? यहाँ अंडमान निकोबार है। तो भारत में
दक्षिण पश्चिमी मानसून पहली बार टकराता है राज्य के हिसाब से तो केरल से, तो केंद्र शासित प्रदेश में टकराता है, केंद्र शासित प्रदेश में तो कटरा अंडमान निकोबार। लिखो जो बात है, लेकिन देखो राज्य कौन सा है, पहली बार बारिश कहाँ होगी भारत में, अंडमान मतलब किसमें, केरला में। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, ये जो मतलब हवाएं हैं वो इधर ही नहीं आ रही होगी, अरे वो तो आ रही होगी, और यहाँ पर भी पहाड़ी है, अंडमान निकोबार में भी पहाड़ है, ठीक है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये हो गया है द्वीपों के रूप में ये है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो पूछेगा भारत में सर्वप्रथम किस केंद्र शासित प्रदेश में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, इसमें अंडमान निकोबार। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए, अभी जो बात कर रहे हैं इसकी, अभी जो आला ओला वगैरह बिजली वगैरह वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो ऐसे सामान्य बताए हैं, ठीक है। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो कहां से आता है, अरब सागर से। कहां से आता है, अरब सागर से। सबसे पहले किस राज्य से टकराता है, केरला से। किससे, केरला से। और किस केंद्र शासित प्रदेश से टकराता है, अंडमान। किस अंडमान। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो शाखाएं हैं वो मतलब दो रूपों बढ़ जाएगा, ये दो जगह बढ़ जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो मतलब है उसका विभाजन कितने भागों में हो जाएगा, दो भागों में। दो भाग कौन सा है, एक तो हो जाएगा अरब सागर मानसून, एक हो जाएगा बंगाली खाड़ी मानसून। अरब सागर का नाम लिखा है, बंगाली खाड़ी लिख लो, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। लेकिन दोनों जगह क्या बोलेंगे हम लोग, जो हवाएं तो इधर भी चल रही है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही बात नहीं आ रहा, तो समझ यहाँ पर। तो बंगाली खाड़ी का मानसून की बात करते हैं बाद में, पहले करते हैं अरब सागर की। अरब सागर का जो मानसून है इसकी 3 उपशाखाएं होती है। कितनी उपशाखाएं होती है, 3 उपशाखाएं। पहले समझो, जैसे यहाँ से ये बादल गए, ये बादल गए यहाँ कहाँ टकरा गए, केरला टकरा गए। अब इसके टकराने के बाद क्या हुआ, एक शाखा इसकी कंप्लीटली क्या होगी, पश्चिमी घाट में तो खूब वर्षा कराएगी, एक शाखा कोई भी है। लेकिन इसकी एक शाखा कहाँ चली जाएगी, एक शाखा चली जाएगी इसकी मध्यवर्ती भारत में। मध्यवर्ती भारत कौन सा हो जाएगा, इधर क्या था, विंध्याचल पर्वत था, क्या था, विंध्याचल, और नीचे क्या था, सतपुड़ा पर्वत, क्या था, सतपुड़ा। तो इसके अंदर चली जाएगी मध्य प्रदेश, इसके अंदर। और ये मतलब आगे छत्तीसगढ़ तक यहाँ पर क्या है, बारिश करेगी छत्तीसगढ़ से पहले ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी बेसिन में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है, तो अरब सागर के दूसरी शाखा से। पहली शाखा कहाँ टकराएगी, यही प्रश्न इंपोर्टेंट है, समझो। पहले मैं कहना चाह रहा हूँ, भारत का मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून है। दक्षिण पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांटेंगे, एक अरब सागर का मानसून, एक बंगाली खाड़ी का मानसून। अभी बंगाली खाड़ी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरब सागर का मानसून की 3 शाखाएं, 3। एक शाखा कहाँ टकराएगी, पश्चिमी घाट पर्वत पर। मुंबई में वर्षा किससे होती है, प्रथम शाखा से। किससे होती है, प्रथम शाखा से होती है। ये पहली बार टकराता है कहाँ पर है, केरला में। टकराता है केरला में, इसकी बात नहीं करते, छोड़ो अभी, ठीक है, केरला में। और उसके बाद में बचा हुआ कहाँ टकराएगा, कर्नाटका में, मुंबई, महाराष्ट्र, सब जगह यही वर्षा करेगा। लेकिन क्या, तो इसकी दूसरी शाखा इधर चली जाएगी, बादल जो है डिवाइड हो जाते हैं, पहाड़ इधर मिलकर यहाँ टकरा गया, यहाँ वर्षा कर दिया। लेकिन अब दूसरी शाखा चली जाएगी, जहाँ जगह है। यहाँ पर देखो खम्मा की खाड़ी है, और खम्मा की खाड़ी में 4 नदियां गिर रही थी। कौन सी, नर्मदा नदी थी, ताप्ती नदी थी, माही नदी थी, और साबरमती नदी थी। ये 4 नदियां। अब यहाँ बीच में गैप पड़ गया, तो इसी में घुस जाता है। अब इधर बादल, इधर बादल, तो अब बादल चारों तरफ होगा, क्या होगा, वर्षा होगी। तो कहाँ गिरेगी वर्षा, नर्मदा नदी बेसिन में। तो दूसरी शाखा होगी। और तीसरी शाखा कहाँ चली जाती है, अरे यहाँ पर भी तो जगह थी, शरावती नदी थी। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पहाड़ था, एक कौन सा, अरावली पहाड़। कौन सा, अरावली पहाड़ समानांतर हो गया, वर्षा नहीं होगी। अरावली पहाड़ अगर ऐसे हो जाता, ऐसे, तो वर्षा करा देता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके समानांतर हो जाएगी, तो वर्षा कहाँ होगी, तो वर्षा सीधे कहाँ होगी, थोड़ा बहुत दिल्ली में हो जाएगी। तो दिल्ली में अरावली पहाड़ी की थोड़ा सा ऊंची पहाड़ियां बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत, तो वर्षा। लेकिन दिल्ली बहुत कम होगी वर्षा, कहाँ होगी, यहाँ है हिमालय, और हिमालय में कहाँ है, उत्तराखंड। तो बादल सर्वाधिक फटता है, तो यही बादल फटता है उत्तराखंड। ये यहाँ से बहुत ज्यादा पानी लेके जाता है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा गुस्से में जाता है कि यहीं पर गिर जाता है, और बादल फट गए। आगे समझ में क्या हो जाए, ये तीसरी शाखा है। क्या शाखा है, तीसरी हो जाएगी, ओके। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है किस मानसून, उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है किस मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से।
कैसे होती है? बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाला क्या होगा, वो इधर से जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पता है ये हिमालय, इधर भी हिमालय अराकानी होगा, और इधर क्या ये हिमालय, अभी इधर जा रहा होगा टकरा के घूम कर तो दरी आएगा, आएगा। और यहाँ पर क्या बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, टकरा के घूमते हुए आ जाएगा यहाँ उत्तर प्रदेश वर्षा, समझा ना? यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है कि बंगाल की खाड़ी के मानसून, बंगाल की खाड़ी